नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं और व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता संतुलन की हम बात कर चुके हैं। दो तरीके से हम उपभोक्ता संतुलन को पढ़ चुके हैं, एक गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, एक क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में हम जब उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं तो उपभोक्ता संतुलन के लिए जो मुख्य तथ्य हैं वो है, एक तो होता है तटस्थता वक्र और एक होता है बजट रेखा। हम दोनों की विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तटस्थता वक्र और बजट रेखा की सहायता से उपभोक्ता कहाँ पर संतुलन में होगा, इसकी हम पिछले वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि यदि वस्तुओं की कीमतों में या फिर संबंधित वस्तु की कीमत में या उपभोक्ता की आय में अगर परिवर्तन हो जाए तो उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। और इसी को ही हम कह सकते हैं कि जब उपभोक्ता का संतुलन है, यदि आय की वजह से प्रभावित होता है तो हम उसे आय प्रभाव कहेंगे। अगर कीमत की वजह से प्रभावित होता है, कौन सी कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतों से प्रभावित होता है तो कीमत प्रभाव कहेंगे। और अगर प्रतिस्थापन वस्तुओं की या एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहे, उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, तो इस वजह से अगर उपभोक्ता के संतुलन में किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ता है तो इसे हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहेंगे। तो आज के हम इसी वीडियो में, अब जो हमारे 2-3 अगले लेक्चर्स आएंगे उनमें हम आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव की व्याख्या करेंगे। आज के हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं आय प्रभाव से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। और पिछले वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा, उपभोक्ता संतुलन जो हमने बताया था कि उपभोक्ता संतुलन कहाँ पर होता है, तो आप इस वीडियो के साथ में बने रहिए। आज शुरू करते हैं हम आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और तीसरा है कीमत प्रभाव। इनकी व्याख्या करेंगे हम तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से या उपभोक्ता संतुलन में होने वाले परिवर्तन की सहायता से। देखिए विद्यार्थियों, हम उपभोक्ता संतुलन की जब बात करते हैं तो मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, आप जाकर के देखेंगे कि उपभोक्ता संतुलन वहां पर होता है जहां पर तटस्थता वक्र और बजट रेखा एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। दो संतुलन की शर्तें मैंने आपको बताई थी। मैं पहले आपको दोनों संतुलन की शर्तें बता देता हूं। पहली थी जहां पर आईसी एंड बजट लाइन, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों की स्लोप जो है या ढाल हम कह सकते हैं, ढाल कैसी होनी चाहिए, बराबर हो। इट मीन्स MRSXY इज इक्वल टू PX अपॉन PY होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस रेखा चित्र की सहायता से मैं आपको बता देता हूं। X वस्तु हम यहां पर ले रहे हैं, इधर हम ले रहे हैं Y वस्तु को लिया है। अब देखिएगा, X और Y वस्तु के विभिन्न संयोगों को इस बजट रेखा की सहायता से बताया गया है, जबकि उपभोक्ता की आय स्थिर है। उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और ना ही वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है। और उपभोक्ता के पास जो आय है उसको उपभोक्ता पूरी तरह से खर्च करना चाहता है। ये आपकी बजट रेखा हो गई। और यहां पर हमने एक इंडिफरेंस कर्व ये बना लिया। इसके ई बिंदु पर क्या है, दोनों की ढाल समान है और यहां पर क्या हो रहा है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। आप एक डायग्राम ये बना लीजिए, एक ये बना लीजिए, इसको IC0 नाम दे दीजिए, इसको IC1 दे दीजिए। देखिए यहां पर आपकी प्रथम संतुष्ट है, जो शर्त है जो संतुष्ट हो रही है। दूसरी शर्त जो हमारी थी वो थी कि जहां पर स्पर्श बिंदु होगा, स्पर्श बिंदु पर क्या होना चाहिए, तटस्थता वक्र है जो इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, ये मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर भी है इस बिंदु पर। तो इस प्रकार से हम उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या पिछले वीडियोस में करके आए हैं। लेकिन क्या उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन हो सकता है? अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए। अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता क्या करेगा, पहले से अधिक मात्राओं का उपभोग करना चाहेगा। यदि वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो जाए, दोनों वस्तुओं की अगर कीमतों में एक साथ परिवर्तन हो गया, मीन्स अगर कीमतें दोनों की बढ़ गई, उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में उपभोक्ता पहले से कम मात्रा खर्च करेगा,
खरीदेगा और परिणाम स्वरूप उसकी संतुष्टि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। संतुष्टि कम होगी तो उपभोक्ता का संतुलन भी कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन हो जाएगा। सपोज कीजिए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ना हो, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन ना हो और केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, तो उस स्थिति में उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन आ जाएगा। शुरुआत करते हैं हम आय प्रभाव से। आय प्रभाव के द्वारा किस प्रकार से या इनकम में परिवर्तन होने से किस प्रकार उपभोक्ता का संतुलन प्रभावित होता है और किस तरह से हम उपभोक्ता संतुलन की जो परिवर्तन की स्थितियां हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आय प्रभाव। आय प्रभाव क्या होता है? इनकम इफेक्ट। आय प्रभाव जब उपभोक्ता की आय में अन्य बातों के समान रहने पर क्या है, हम पहले आय प्रभाव को ले रहे हैं, ए ले लीजिए आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। इसमें 2-3 बिंदु देखिएगा। अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान रहने पर यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संतुलन पर जो प्रभाव पड़ता है, उपभोक्ता के संतुलन पर पड़ने वाला प्रभाव क्या कहलाएगा? आय प्रभाव कहलाता है। देखिए इसमें मैंने 3 चीजें लिखी हैं। अन्य बातों के समान रहने पर, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के संतुलन पर पड़ने वाला प्रभाव। तीनों चीजों को समझिए। अन्य बातें यहां पर कौन कौन सी है? अन्य बातों से मेरा तात्पर्य है जो वस्तुओं की कीमतें हैं, उपभोक्ता की रुचियां, अनादिमान, प्रेफरेंसेस, ये जो है ये सभी क्या होनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए। इस संदर्भ में जो वस्तुओं की कीमतें हैं उनका तात्पर्य है अन्य बातों से। वस्तुओं की कीमतें ये कैसी रहनी चाहिए? स्थिर रहनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप या तो इनकम में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होगी, या इनकम में क्या होगी? कमी होगी। अगर इनकम में वृद्धि होगी तो उसकी संतुष्टि बढ़ जाएगी, संतुलन बिंदु ऊपर की ओर खिसक जाएगा। यदि इनकम में कमी होती है तो संतुलन बिंदु नीचे की ओर आ जाएगा। तो आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप जो नया संतुलन स्थापित होगा उन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? हम आय प्रभाव कहेंगे। देखिए रेखा चित्र की सहायता से इसको मैं समझा सकता हूं आपको। रेखा चित्र की सहायता से देखिए इसको, ज्यादा कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये आपका रेखा चित्र मैंने बना दिया है, एज यूजुअल हम बनाते आ रहे हैं। इधर x वस्तु, इधर y वस्तु को ले लिया है, y वस्तु है जो पुराना लेवलिंग हम करते आ रहे हैं, इधर x वस्तु को हमने लिया है, ठीक है। इधर ओरिजिन बिंदु ये है अपना, ठीक है। अब देखिएगा हमारा प्रारंभिक संतुलन कहां पर है? प्रारंभिक संतुलन बिंदु ये बजट रेखा है और प्रारंभिक संतुलन है ये हम एक इंडिफरेंस कर्व बना लेते हैं। ये हमारा इंडिफरेंस कर्व बन गया है। ये ई बिंदु पर क्या है? संतुलन में है, E0 पर, ये IC1 है हमारा। अब देखिए यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है जबकि वस्तुओं की कीमतें क्या रहे? स्थिर रहे, वस्तुओं की कीमतों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो, केवल और केवल उपभोक्ता की आय में ही परिवर्तन होता है। यदि क्या होता है? यदि आय में वृद्धि हो जाती है, आय में वृद्धि हो जाती है तो क्या होगा? आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। परचेजिंग पावर बढ़ने पर वो क्या करेगा? पहले से अधिक मात्रा उपभोग करेगा। तो x और y दोनों ही वस्तुओं की पहले से अधिक मात्रा में उपभोग करना शुरू कर देगा और कहीं ना कहीं उसकी जो बजट रेखा है, इट मींस आय बढ़ गई, बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया तो बजट रेखा बाहर की ओर खिसक गई। अब देखिएगा अगर उसकी बजट रेखा बाहर की ओर खिसक जाती है तो उसका जो संतुष्टि का स्तर है वो भी बढ़ जाता है। तो संतुष्टि का स्तर बढ़ने पर उसका जो नया तटस्थ वक्र होगा वो कहीं ना कहीं ये IC2 पर निर्धारित हो जाएगा और ये E1 बिंदु पर निर्धारित होगा। देखिए
E0 से E1 तक जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो क्या होगा, E0 से E1 तक उपभोक्ता चला जाएगा। तो E0 से लेकर के E1 तक का जो चलन है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो E0 से लेकर के E1 तक का जो प्रभाव परिवर्तन है, यही क्या है, हमारा आय प्रभाव कहलाता है। यदि दूसरी स्थिति यह है, यदि आय में क्या हो जाती है, आय में कमी हो जाए, कमी भी हो सकती है। आय में कमी होने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, परचेजिंग पावर घट जाएगी। परचेजिंग पावर घटने पर क्या होगा, उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मात्रा का उपभोग करेगा। जब कम मात्रा का उपभोग करेगा तो उसकी बजट लाइन है जो बाईं ओर खिसक जाएगी। मैं आपको पहले बता चुका हूं, बजट रेखा में परिवर्तन, आय में परिवर्तन होने पर बाईं ओर खिसकेगी। तो ये B1 L1 था और ये B0 L0 हो जाएगा। उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन हो जाएगा, उपभोक्ता का जो संतुष्टि का स्तर है वो पहले की तुलना में घट जाएगा। ये IC 0 हो जाएगा और ये इसको आप E1 ले लीजिए, ये E2 हो जाएगा, ये E0 हो जाएगा। ये E1 से लेकर के E2 तक का चलन। अब देखिए ये क्या हो गया, आय में कमी होने पर, इट मीन्स उपभोक्ता के संतुलन में जब जब आय में परिवर्तन हुआ है, उपभोक्ता के संतुलन में परिवर्तन हुआ है। जब आय में वृद्धि हुई तो ये प्रारंभिक संतुलन से खिसक करके ऊपर और चला गया। अगर आय में कमी हुई तो प्रारंभिक संतुलन से खिसक के नीचे आ गया। तो इस प्रकार से हमारा आय प्रभाव जो है काम करता है। अब देखिए आय प्रभाव कब कब काम करता है। आय प्रभाव की स्थिति के अनुसार हम दो प्रकार की वस्तुओं का निर्धारण कर सकते हैं। दो प्रकार की वस्तुएं आय प्रभाव से निर्धारित होती हैं, जिनमें पहला है सामान्य वस्तुएं, दूसरी होती हैं निम्न कोटि की वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिन पर उपभोक्ता खर्च करता है अपनी आय को। इस प्रकार से खर्च करता है कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई तो उसकी ज्यादा मात्रा खरीदेगा। उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की ज्यादा मात्रा खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा उनको तो हम कहेंगे सामान्य वस्तुएं। और उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिनको कम खरीदना चाहता है उनको हम कहते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं, या हम निकृष्ट वस्तुएं भी कह सकते हैं। तो उसकी स्थिति में किस प्रकार से हम आय प्रभाव की व्याख्या करते हैं, चलिए देखते हैं। साफ कर देता हूं इसको मैं। दो प्रकार की वस्तुओं का निर्धारण होता है, दोनों प्रकार की वस्तुएं हैं तो उनको मैं यहां पर आपके सामने एक डायग्राम के रूप में ले लेंगे। फर्स्ट तो हो जाएगी सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं क्वेश्चन आता है बार बार, नॉर्मल गुड्स हम इसको कह सकते हैं, नॉर्मल गुड्स एक होता है। दूसरी हुए गिफिन वस्तु, सॉरी निम्न कोटि की वस्तुएं, निम्न कोटि की वस्तुएं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स हम इनको कहते हैं। देखिए सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो आय में वृद्धि के साथ साथ जिनकी जो मात्रा है, खरीदी गई मात्रा या मांगी गई मात्रा बढ़ती जाती है। इसमें हम लिख सकते हैं आय में वृद्धि होने पर मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और इधर क्या होता है, आय में क्या होता है, वृद्धि होती है, और मांगी गई मात्रा में क्या होता है, मांगी गई मात्रा क्वांटिटी डिमांडेड, इसमें क्या होता है, कमी हो जाती है। अब इसका एक उचित उदाहरण मैं आपको देकर के समझाऊंगा डायग्राम की सहायता से। पहले मैं आपको समझा देता हूं। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, जो सामान्य वस्तुएं हैं उनकी मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि होती चली जाती है मांगी गई मात्रा में। इधर Y वस्तु है, इधर X वस्तु है। ये X वस्तु हो गई, इधर Y वस्तु हो गई। अब पहला संतुलन बिंदु उपभोक्ता का इस E बिंदु पर है, ये IC1 है, ये बजट रेखा है BL, ठीक है। अब यहां पर हमारा संतुलन स्थापित हो गया। माना कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर क्या होगा कि दोनों ही वस्तुएं सामान्य वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन दोनों वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं नहीं हो सकती। अगर उपभोक्ता के बंडल में, उपभोक्ता के बजट में दो वस्तुओं को उपभोग कर रहा है तो दोनों वस्तुएं एक साथ सामान्य हो सकती हैं, लेकिन दोनों वस्तुएं एक साथ निम्न कोटि की नहीं हो सकती। ये
फिक्स है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता के बंडल में अगर दो वस्तुओं को उपभोग कर रहा है तो क्या दोनों वस्तुएं एक साथ निम्न कोटि की हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। हाँ, दोनों वस्तुएं सामान्य जरूर हो सकती हैं। तो अब सपोज करो उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई। उपभोक्ता की आय वृद्धि होने पर क्या होगा? उसकी बजट बढ़ जाएगा। बजट बढ़ा तो बजट रेखा खिसक करके कहां हो जाएगी? दाईं ओर खिसक जाएगी। ये B1 L1 हो जाएगी। अब उपभोक्ता का बजट बढ़ने पर दोनों वस्तुओं की मांग मात्राएं क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। पहले उपभोक्ता क्या कर रहा था? पहले उपभोक्ता जो है ये X1 Y1 मात्रा को उपभोग कर रहा था। अब जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर क्या होगा कि संतुलन खिसक जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा। ये IC2 पर चला जाएगा। IC2 पर जाने के बाद में ये देखिएगा आप X2 X की मात्रा में वृद्धि हो गई और इधर Y2 Y की मात्रा में वृद्धि हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब X और Y दोनों वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होती है और अगर उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है तो वृद्धि होती, मांग गई मात्रा में वृद्धि, और ये कह सकते हैं आय में अगर कमी होती है तो मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, मतलब धनात्मक रूप से काम करती है। तो इस स्थिति में जो हमारा आय प्रभाव होता है सामान्य वस्तुओं की स्थिति में, सामान्य वस्तुओं की स्थिति में आय प्रभाव कैसा होता है? आय प्रभाव होता है अपना धनात्मक, धनात्मक आय प्रभाव होता है। वही हम बात करते हैं निम्न कोटि की वस्तुओं की। निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में एक वस्तु सामान्य होती है, एक वस्तु निम्न कोटि की होती है। तब हम इसकी व्याख्या करते हैं। किस प्रकार से करेंगे? देखिए, रेखा चित्र की सहायता से मैं आपको बताता हूं। ये X है, इधर Y को ले लिया। अब देखिए इधर मैं आपके सामने एक डालडा घी का यूज कर रहा हूं, डालडा घी, और इधर बात करते हैं हम देसी घी की। ये समझ में इसलिए आना जरूरी है क्योंकि यहां पर बच्चे गलती करते हैं और यहां से क्वेश्चन उठ के भी आता है। अब सपोज करो कि उपभोक्ता का प्रारंभिक साम्य, प्रारंभिक साम्य क्या है? ये E बिंदु पर है और ये IC1 है। ये बजट रेखा है आपकी BL, और उपभोक्ता पहले X वस्तु का या फिर ये X1 डालडा का और ये Y1 देसी घी का उपयोग कर रहा था। अब सपोज कीजिए उपभोक्ता की आय में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है, उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है। अब मैंने कहा निम्न कोटि की वस्तु, दोनों वस्तुओं में दोनों निम्न कोटि की नहीं हो सकती। पहले क्या कर रहा था? ज्यादा मात्रा में डालडा खा रहा था, अब क्या है? देसी घी में कम खा रहा है। लेकिन उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई। जब उपभोक्ता की आय बढ़ी तो उपभोक्ता के बजट है जो कहां होगा? बढ़ जाएगा। बजट रेखा बाहर की ओर B1 L1 शिफ्ट हो गई। अब B1 L1 शिफ्ट होने के बाद में अब उपभोक्ता क्या करेगा? जो निकृष्ट वस्तु है उसके लिए उसका क्या करेगा? कम मात्रा उपभोग करेगा, और जबकि मांगी गई मात्रा, निम्न कोटि की वस्तु मांगी गई मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। निम्न कोटि की वस्तु इनमें कौन सी होगी? देसी घी तो नहीं हो सकती, लेकिन डालडा घी निम्न कोटि की वस्तु है। तो इस स्थिति में डालडा का तो प्रयोग कर देगा कम और देसी घी का बढ़ा देगा प्रयोग ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा, अब मैंने बताया आय में वृद्धि होने पर जिस वस्तु की, आय में वृद्धि होने पर जिस वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाए वो तो क्या है? सामान्य वस्तु। मैंने आपको जैसा बताया वैसा का वैसा। अब देखिए इसकी जो देसी घी है उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो गई, इसका मतलब देसी घी कैसी वस्तु हो गया? सामान्य वस्तु। जिस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी हो जाए, कमी हो गई, ये X0 हो गई, ये Y1 हो गई। अब जब इसमें कमी हो गई तो ये कैसी हो गई? निम्न कोटि की वस्तु हो गई। और यहां पर हम देखेंगे कि जो आय प्रभाव होगा, आय प्रभाव इनमें हो जाता है ऋणात्मक, ऋणात्मक आय प्रभाव पाया जाता है। किनमें? निम्न कोटि की वस्तुओं में। तो इस प्रकार से आय प्रभाव हमारे सामने दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है और निम्न कोटि की वस्तुओं के लिए ये ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से हम आय प्रभाव की व्याख्या कर सकते हैं। आय प्रभाव की सहायता से हम एंजल वक्र की व्याख्या करते हैं और एंजल वक्र की सहायता से आय प्रभाव के द्वारा ICC आय उपभोग वक्र का निरूपण करते हैं और उसके बाद में हम करेंगे एंजल वक्र का निरूपण। चलिए इसी में शुरू करते हैं आगे हम। साफ कर देता हूं इसको।
आय उपभोग वक्र, आय उपभोग वक्र, ICC। आय उपभोग वक्र क्या होता है? देखिए, आय प्रभाव के परिणाम स्वरूप, आय प्रभाव के परिणाम स्वरूप या आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के संतुलनों में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको मिलाने वाला एक वक्र, उनको मिलाने वाला वक्र क्या कहलाता है? आय उपभोग वक्र कहलाता है। देखिए, इसको हम इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। आय में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप ये x वस्तु है, यहां पर ये x ले लिया, इधर y को ले लिया है, इधर x वस्तु, इधर y वस्तु है। अब x वस्तु और y वस्तु दोनों के उपभोग, हम ये बजट रेखा है अपनी B1 L1 और ये अपना तटस्थ वक्र हो गया IC1। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर क्या होगा? बजट रेखा बाहर की ओर खिसक जाएगी। इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। ये बजट रेखा ये L2 हो गई, ये B2 हो गया। अब इसको हमने E से संतुलन E1 पर पहुंच गया, ये IC2 हो गया। यदि उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है तो देखिए दोनों ही स्थितियों में हम देख रहे हैं, दोनों स्थितियों में ये IC0 हो जाएगा, ये B0, ये L0, ये E0 बिंदु। जब हम इन तीनों बिंदुओं को, ये तीनों में क्यों परिवर्तन आया है? क्योंकि आय में परिवर्तन आया, आय में वृद्धि या कमी के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के संतुलन पर प्रभाव पड़ा। उपभोक्ता के संतुलन पर जो प्रभाव पड़ा उनको एक साथ निरूपित करने वाला बिंदु क्या कहलाता है? ICC कहलाता है, आय उपभोग वक्र कहलाता है, जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न उपभोग बिंदुओं को बताता है जिन पर उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। देखिए, ये ICC है जो तीन संयोगों को बता रहा है और तीनों ही संयोगों पर दो वस्तुओं का उपभोग करने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। ये दोनों वस्तुओं की स्थिति में, सामान्य वस्तुओं और निकृष्ट वस्तुओं दोनों की स्थिति में अलग अलग होता है। ये जो है सामान्य वस्तुओं की स्थिति में पाया जाता है इस तरह का, सामान्य वस्तुएं। और जब निकृष्ट वस्तुओं की हम बात करें या निम्न कोटि की वस्तुओं की बात करते हैं तो ये पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। निम्न कोटि की वस्तुओं की स्थिति में किस प्रकार का होगा ये आप देख लीजिए। निम्न कोटि की वस्तुओं में पीछे की ओर मुड़ा हुआ ICC आपको मिलेगा। ये डायग्राम आपका बन जाएगा 0, ये x, इधर y, इधर x वस्तु ले ली हमने, इधर y वस्तु ले ली है। अब इसमें हमने x वस्तु को निकृष्ट वस्तु मान लेते हैं। तो आप देखिएगा, ये आपका उपभोक्ता का प्रारंभिक साम्य है E0, ये IC1 है, ये आय में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ये बजट रेखा है, आय में वृद्धि हुई, मैं पीछे समझा के आ चुका हूँ। आय में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता का संतुलन E से E1 पर आ गया और IC2 से IC2 पर आ गया। अब देखिएगा, जब x वस्तु आपकी निकृष्ट वस्तु है तो ये x0 और ये x1 इसकी मात्रा में कमी हो गई। जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो इनके मिलान को ये हम क्या कहेंगे? ICC कहेंगे। और ICC इनमें क्या हो जाएगा? पीछे की ओर मुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम आय उपभोग वक्र और आय प्रभाव की व्याख्या इस वीडियो में की है। अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगला जो भी हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम कीमत प्रभाव की व्याख्या करेंगे। कीमत प्रभाव की सहायता से कीमत उपभोग वक्र की व्याख्या करेंगे और इनसे मांग वक्र का निरूपण भी हम देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम आय उपभोग, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और कीमत प्रभाव के विस्तार से चर्चा करने के बाद इन सभी को देखेंगे। तो अगला वीडियो जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद में अगला वीडियो जरूर देखना। अगर अगला वीडियो मिस कर दिया उसके बाद में आपको समस्याएं बहुत ज़्यादा आएंगी, इसलिए लगातार बने रहें और इस पर जो भी वीडियोस आपको अपडेट होते रहे उनको जरूर देखें। पिछले वीडियोस भी एक बार देख लें ताकि आपके रिवीजन होता रहेगा। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जरूर अगला वीडियो मिल जाए। नमस्कार।